नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम सत्ता के स्वरूप में लोकतंत्रात्मक को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ डेफिनेशन देखे थे। तो आज हम देख लेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है। उसके बाद गणराज्य के बारे में देखेंगे, क्या भारत को अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, फिर देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है। जैसे प्राचीन यूनान में था और कुछ हद तक अभी स्विट्जरलैंड में। आप भी सोच रहे होंगे कि जनता स्वयं शासन कैसे करेगी। तो ये सब जैसे प्राचीन यूनान में 5000 आदमी हुआ करता था और वहाँ भेजा जाता था अपने प्रतिनिधि को। अगर कोई गलती करता था तो उसे वापस बुला लिया जाता था। अभी स्विट्जरलैंड है जहाँ पे कोई भी विधि बनती है तो वहाँ वोटिंग करवाया जाता है उस विधि पे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए ये बहुत ही कठिन है। यहाँ तो पता चलेगा जो 137 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है अभी तक, उन लोगों के लिए वोटिंग के लिए कहाँ लगाया जाए। अगर इस तरह से वोटिंग करवाया जाए तो अरबों रुपया इसमें बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन करती है। जैसे भारत के एग्जाम्पल के थ्रू आप रख सकते हैं। और अभी सभी जगह अप्रत्यक्ष ही है स्विट्जरलैंड को छोड़ के, क्योंकि देखिए यहाँ एक सांसद बोला जाता है 10 लाख का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो 25 लाख से 50 लाख के बीच में प्रतिनिधित्व करता है। अभी 1976 के बाद से जनसंख्या को अपडेट नहीं किया गया है, इसमें 2026 तक उसी को माना गया है। इस कारण से अभी दिक्कत है। नहीं तो अभी अगर लागू कर दिया जाए 10 लाख के बेस पे तो 1000 सांसद लगभग 1000 प्लस आ जाएंगे, 1200 कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, जो 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष संसदीय और अध्यक्षात्मक। उसकी विशेषता देख लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र क्या है। संसदीय लोकतंत्र जो है वो ब्रिटेन में है, भारत में है। ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो अमेरिका में है। संसदीय लोकतंत्र में जो है विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है और विधायिका के सदस्य से ही समानता कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे विधायिका में मान लीजिए मोदी किसी संसदीय क्षेत्र से आए ना, वाराणसी से आए, और वही तो अभी कार्यपालिका में हैं यहाँ। जैसे भी गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा से आए और वही अभी तो यहाँ हैं कार्यपालिका में। नित्यानंद राय जैसे उजियारपुर लोकसभा जो समस्तीपुर में पड़ता है वहाँ से आए, वही तो अभी कार्यपालिका में गृह राज्य मंत्री हैं। अमित शाह गांधीनगर गुजरात सीट से आए, अभी वही ही तो वो कार्यपालिका में हैं। तो यहाँ विधायिका में ही कार्यपालिका जो है पूर्णतः विधायिका से ही बनती है और न्यायपालिका यहाँ भी स्वतंत्र होता है। और हमें जैसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अमेरिका में ही, यहाँ विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे विधायिका में कांग्रेस है, कार्यपालिका राष्ट्रपति मंत्रिमंडल। यहाँ एक भी सदस्य जो है विधायिका का कार्यपालिका में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हमारे राष्ट्रपति महोदय हो गए, जिन्हें आजकल टैक्स को लेकर बहुत चिंता है। वो अपना 55% टैक्स के रूप में ही पे कर देते हैं। उन्होंने ऐसा एक वक्तव्य अपने गाँव गए थे तो दिया था। वास्तविक में देखिए ये सब बात बहुत विवादित मुद्दा है, क्योंकि राष्ट्रपति को टैक्स लगता नहीं है। इस बारे में कभी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, समय मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गया नाम मात्र की कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका में जैसे भी मोदी जी हुए या वास्तविक प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। ठीक है, नाम मात्र की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ जो है वास्तविक कार्यपालिका का संसदीय लोकतंत्र में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यही इस पॉइंट पे देखिए अच्छे जो है लक्ष्मीकांत 3 बार पढ़े होंगे, उस विद्यार्थी को से आप चुनौती लेके देखिएगा, उससे क्वेश्चन पूछ के जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारत में कितना होता है देखिएगा, वो विद्यार्थी बोलेगा 5 साल। ठीक है, और प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब आपको लगेगा कैसे, तुम कैसे बता रहे हो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता, यहाँ तो 5 साल रहता है। नहीं भाई, देखो वो एक सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी वाराणसी से 5 साल के रूप में चुन के आए हैं। 5 साल तक वो अगर दल बदल इत्यादि में नहीं जाते हैं तो 5 साल तक उनकी मान्यता बनी रहेगी। हम दल बदल की आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनका बहुमत आज सिद्ध नहीं होता है, मान लीजिए आज उनके पार्टी से कुछ आदमी अलग अपना पार्टी बना लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, बहुमत गिर जाता है, बहुमत खत्म हो जाता है उनका लोकसभा में, तो वो प्रधानमंत्री से तुरंत उनको हटना होगा। यही नहीं जो 2024 तक हम हैं बने रहेंगे। जबकि अमेरिका में है वो निश्चित कार्यकाल होगा अध्यक्षात्मक में। जैसे अभी जो बाइडन है वो 2020 में आया है ना, 21 की जनवरी में आया है, तो वो 2024 के लास्ट दिसंबर तक वो चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो है संसदीय में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जब भी कुछ होगा तो
प्रधानमंत्री अगर रिजाइन मारता है तो सारा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा, सारा का उत्तरदायित्व होगा प्रधानमंत्री। यहाँ इस सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना राष्ट्रपति को लेना है तो राष्ट्रपति उत्तरदायित्व लेगा, कांग्रेस को लेना है कांग्रेस ले, ठीक है। कांग्रेस वहाँ की जो सीनेट है उसे बोला जाता है सीनेट में। संसदीय लोकतंत्र का मूल्यांकन। संसदीय लोकतंत्र के अवगुण क्या है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थायित्व बनी रहती है हमेशा। गठबंधन की सरकारें 1991 से 2014 तक देख लीजिए, लगातार उथल पुथल अटल बिहारी वाजपेयी जैसे थे, अटल बिहारी वाजपेयी 11 दिन 11 महीना फिर कुछ साल तक रहे। इस हिसाब से मतलब राजनीतिक अस्थायित्व बहुत ज़्यादा बनी रहती है। योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव, ये सबसे खतरनाक है। 21वीं शताब्दी में जहाँ हम आर्थिक विकास के क्षेत्र में नित्य उन्नति का प्रयास करते हैं और सैन्य दृष्टि से अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं, और योग्य मंत्रिपरिषद का ना होना, यहाँ तक मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन कुछ मंत्री को नाम लिखने तक नहीं आता है, ठीक है। तो योग्य मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा तो वो देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा? इसे इसके विपरीत पॉइंट में दिया जाता है कि उस मंत्री के जो सचिव होते हैं वो IAS होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो चलते हैं। तो और लोकतंत्र में सभी को 18 साल से ऊपर को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, और 25 साल का है तो उसे सांसद बनने का अधिकार है। हम देखेंगे सांसद में क्या योग्यता है और अयोग्यता है इसके बारे में। और गुण क्या है संसदीय लोकतंत्र के? उत्तरदायित्व और तानाशाही से रक्षा, ठीक है। उत्तरदायित्व तो सभी लेगा और तानाशाही नहीं हो पाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय हो पाता है, ठीक है। फिर चलिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मूल्यांकन करते हैं। तो अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है उसके अवगुण है तानाशाही की आशंका। एक व्यक्ति ही सर्वोपरि होता है, हो सकता है वो किसी कट्टर संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो और किसी का ना सुनता हो, तो तानाशाही हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा गतिरोध होता रहता है। अभी मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार के मामले में अमेरिका में गतिरोध उत्पन्न हुआ था विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। आप लोग इसे करेंट के मुद्दे पर कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है, ठीक है। या IR में जब हम IR का क्लास करेंगे तो वहाँ के मुद्दा इशू के बारे में देखेंगे। और इसके गुण क्या हैं? इसमें राजनीतिक अस्थायित्व हो जाता है। 4 साल आया तो 4 साल में अब कोई ये नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। योग्य मंत्रिपरिषद का होना, ये अपने अनुसार साइंटिस्ट को अपॉइंटमेंट करता है, वहाँ के बेहतर टीचर को अपॉइंटमेंट करता है, तो योग्य मंत्रिपरिषद इसका रहता है, ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के माध्यम से कुछ पॉइंट को भी देख लेंगे। भारत ने ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। भारत जो है ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या इसे छोड़कर भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? चर्चा करें तो देखते हैं कि भारत संसदीय लोकतंत्र को अपना के अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लें। देखिए, भारत में समय समय पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है गठबंधन की सरकारें बनती है। कई बार राजनीतिक अवसरवादिता या राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण गठबंधन सरकारें गिर जाती है, जिससे राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। राजनीतिक अवसरवादिता यानी हम ये पद लेंगे मंत्री पद में। अब देखिएगा, जब भी गठबंधन सरकार बनती है तो गृह विभाग मेरे पास होनी चाहिए, खनन विभाग तुम्हारे पास होनी चाहिए, इस तरह की अवसरवादिता होती है। और राजनीतिक परिपक्वता की कमी होती है उन लोगों के बीच, और जिससे गठबंधन सरकारें जब गिर जाती है तो राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। समय से पहले चुनाव होता है, भारी मात्रा में खर्च चुनाव पे हम लोगों का खर्च होता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 21वीं शताब्दी में आर्थिक और सैन्य दृष्टि से तेज विकास करने के लिए एक अस्थायी सरकार और योग्य मंत्रिपरिषद की भी आवश्यकता है। तो अस्थायी सरकार, योग्य मंत्रिपरिषद, ये तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण है। चलिए तो इस बात को काटते हैं, फिर देखते हैं संसदीयों को सिद्ध करते हैं जो अच्छा है। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह संसद प्रणाली अधिक उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? तो चलिए पॉइंट देखते हैं। भारत जैसे देश जहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, गरीबी है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद आदि पाया जाता है, एवं जनता का जो है मतदान व्यवहार धर्म, जाति, क्षेत्र जैसे कारकों से निर्भर होता है, यह आशंका सदैव रहेगी कि कोई कट्टर व्यक्ति भी राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएगा, जिससे अध्यक्षात्मक प्रणाली में हटाना असंभव है, ठीक है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, जब भी कोई कट्टर व्यक्ति होगा और अध्यक्षात्मक प्रणाली में वो बन जाएगा जब एक बार राष्ट्रपति, तो उसे 4 साल के लिए हटाना असंभव है। जबकि संसदीय लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति, आज मान लीजिए मोदी जी बहुत कट्टर हो जाए और उनके संसद इस बात का विरोध करे, तो कल उनको रिजाइन देना पड़ जाएगा और उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुमत वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है और इसे बदलने में संविधान अड़चन आएगी, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को देख लिए। और चलिए देखते हैं गणराज्य क्या है, ठीक है। गणराज्य के बारे में आज देखते हैं हम लोग। गणराज्य उसी के सत्ता का स्वरूप में लास्ट पॉइंट है गणराज्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज देख ही लेते हैं इसे भी हम लोग। गणराज्य क्या है? गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, ठीक है। तो गणराज्य क्या है? गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो, ठीक है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो।
गणराज्य जो है राज्य का प्रमुख होता है जिसके नाम से शासन चलता है। जैसे भारत में देखिए राष्ट्रपति के नाम से सारा चीज़ शासन चलता है, राष्ट्रपति का ही साइन होता है, जबकि शासन का प्रमुख जो होता है वास्तव में शासन करता है वो प्रधानमंत्री भारत में है। और चलिए देखते हैं लोकतंत्र एवं गणराज्य में क्या अंतर है। लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, जबकि गणराज्य में राज्य का प्रमुख होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब जैसे देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, कुछ स्थिति में कहा जा सकता है लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ राजा राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, वो जो लॉर्ड हैं वही होता है। जबकि भारत में लोकतंत्र है और गणराज्य है, यहाँ हम राष्ट्रपति को हर 5 वर्ष में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपॉइंटमेंट करते हैं। वहाँ हम देखेंगे कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति टॉपिक जब पढ़ेंगे तो। यहाँ कोई प्रमुख नहीं होता है, किसी वंशानुगत का नहीं होता है, यहाँ हर साल दलित वंचित से लेके सभी आते हैं और राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग सत्ता का उद्देश्य देखेंगे कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या है, एकता और अखंडता क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। टारगेट यूपीएससी 2022 रखिए, 23 रखिए। देखिए पॉलिटी में जब भी कोई करंट में इशू आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे, आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेके, किसी और टॉपिक को क्या प्रस्तावना में ही नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। चलिए वीडियो लंबी हो गई है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।